हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल IQ क्लासेस। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां से हम लोग ने छोड़ा था। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी से। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने अगर 1 से लेके 11 तक नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 12 ये हमें कुछ जाना पहचाना सा है। अगर किसी ने भी ISC का स्पेसिमेन पेपर देखा होगा 2024 का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। खैर, जो बच्चे 2025 में बोर्ड पेपर देंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग लास्ट 3 इयर्स के ISC के स्पेसिमेन पेपर्स और उसके लास्ट 5 ईयर बोर्ड क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा, तो बहुत हेल्प मिलेगी, तो देखना जरूर। चलो बात करते हैं रिएक्शन की। अब देखो इसमें क्या करना होता है। इसमें आप लोगों को करना ये होता है, आप लोग को कोई 2 रिएक्शन ऐसी उठानी होंगी, मतलब 2 रेट ऐसे उठाने होंगे कि वो उसमें से एक कैंसल आउट हो रहा हो। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 को डिवाइड किया है इक्वेशन 1 को। मैंने इक्वेशन 2 और 1 उठाई। क्यों उठाई होगी? क्योंकि मुझे इसमें कुछ ना कुछ सेम दिख रहा होगा। हाँ, बी देखो सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब ऊपर 0.30 हो जाएगा और नीचे 0.15 हो जाएगा, तो ये कट के हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसी वजह से। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, इक्वेशन 2 को मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। ये देखो ये रहा, इसका रेट हमको ये दिया हुआ था, इसका रेट ये दिया हुआ है, इसका रेट ये दिया हुआ था, इसका रेट ये दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पे ये बच्चों गलत है, ये 3 पॉइंट, अच्छा नहीं, उसको मैंने इधर से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 338.4 सही है, और ये आ रहा है मेरे पास 9.6। अब इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा, इसको मैंने इस तरह पूरा डिवाइड किया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, इसका k भी कैंसिल आउट हो गया, इसका y पूरा, यानी ऑप्शन जो b दे रखा हुआ था, ये b पार्ट ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो हमको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू यहाँ से कट के पूरा 2 आ गया, और ये पूरा कट के 4 आ रहा है, तो मेरे पास x = 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब मुझे x की वैल्यू मिली है, लेकिन मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं अब दूसरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने अब की बार लिया था इक्वेशन 3 और 1 को, इसमें भी कुछ ना कुछ सेम मिल रहा होगा। यहाँ पे ध्यान देते हैं, हाँ अब की बार देखो a सेम है, तो यहाँ पे कट के यहाँ पे 2 आ गया। देखो उन्हीं को डिवाइड करवाना जिनसे इजीली कैलकुलेशन कैंसिल आउट हो सके। देखो पहले यहाँ पे 1 आ रहा था और इधर पहले यहाँ पे 1 आ रहा था, तो इसी वजह से। तो यहाँ से कट के क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 की पावर y हो गई, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ था। ठीक है, अब ये 1.92 है अपॉन में 9.6 है। अब देखो ये कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर 10 बचेगा, तो 10 मल्टीप्लाई होकर के 19.2 और 9.6 आ जाएगा। अब ये पूरा कट के यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 = 2 की पावर y, यानी y = 1 आ रहा है, यानी मुझे मिल रहा है x = 2 और y = मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था, तो दोनों की पावर का हम सम कर दें तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया। अब कह रहा है इसका रेट हमें दिया हुआ था, r = a की पावर x और b की पावर y। तो यहाँ से x यानी x + y, यानी ये मेरे पास देखो दोनों का रेट हम लोग ने निकाल लिया, उसकी पावर भी हम लोग ने निकाल ली है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से क्या आ गया, रेट आ गया फाइनली। सभी कुछ देखो बिल्कुल टफ नहीं है, बस खाली आप लोगों को क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे? आपको किसी एक रेट को किसी एक रेट के साथ डिवाइड करना होगा। आपको क्या करना होगा, किसी एक रेट को किसी एक रेट के साथ डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद आपको x और वैल्यू की मतलब वैल्यूज मिलेंगी। जैसे ही वैल्यूज मिलेंगी, दोनों का आप लोग सम करेंगे तो आपको ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर आपको मिलने के बाद आपको एक रेट इक्वेशन दी होगी, उसमें जो आप लोग ने इसका जो वैल्यूज फाइंड करी होंगी, उन वैल्यूज को रख के उसकी पावर का सम रख के आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन, गिव वन सुटेबल एग्जांपल इन ईच केस। कपलिंग रिएक्शन, देखो कपलिंग रिएक्शन बहुत सिंपल, सिर्फ आपको क्या करना है, एक फिनॉल लेना है, एक बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लेना है। अच्छा, फिनॉल की जगह अमीन भी मिलता है, तो ये भी बात ध्यान रखें, उससे भी कपलिंग रिएक्शन होती है। खैर वहां नहीं जाते, अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। OH है, ठीक है, क्या है, फिनॉल, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। तो यहाँ से कुछ नहीं होता है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इस तरह ध्यान देना, यहाँ से ये जो बेंजीन है ऐसे ही बेंजीन रहती है। ठीक है, देखो N2 है ना, तो यहाँ से इस तरह ये रहा बेंजीन, ये रहा नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 वैलेंसी होती है ना। देखो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, मतलब इस डबल बॉन्ड के साथ, है ना। तो यहाँ से N2 इस तरह जुड़ जाएगा, और यहाँ से क्या निकल, OH जैसे ये लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन किसकी फॉर्म में क्या निकल गया, HCl। अच्छा, ये H कहाँ से आया होगा, वो जो इसके पास जो एक एक्स्ट्रा H रहता है यहाँ से, इसकी पैरा पोजीशन से, क्योंकि ये पोजीशन यहीं पे आके जुड़ रही है। तो देख लो ऐसे ही तो पूरा कंपाउंड ये बन रहा है जैसे ये बना हुआ है ना। तो यहाँ से ये H+ निकलता है और इस Cl- के साथ कंबाइन करके HCl का फॉर्मेशन यानी यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ से ये होती है कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से
दो बेंजीन ग्रुप्स जो हुए हैं कंबाइन हुए हैं, कपल हुए हैं, इस तरह आप लोग को तो पता ही होगा। एसिटाइलेशन ऑफ इथाइलअमीन की बात करते हैं। इथाइलअमीन क्या होता है? CH3 CH2 NH2, ये रहा इथाइलअमीन। इसका एसिटाइलेशन करना है, यानी इसको एसिटाइल ग्रुप से रिएक्ट करा देना है। मैं कोई भी एसिटाइल ग्रुप ले लेता हूँ, CH3 ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड OCl ले लेता हूँ। अच्छा, मैंने 2 ही कार्बन वाला क्यों एसिटाइल ग्रुप लिया? क्योंकि इधर इथाइलअमीन यानी इथेनामाइन भी 2 ही कार्बन वाला था, तो मैंने एसिटाइल ग्रुप भी 2 ही कार्बन वाला लिया। और यहाँ पे एसिटाइल मतलब एसीटोन जैसे नहीं बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, तो ये बस वही चीज़ है, तो 2 कार्बन वाला। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इसके सेकंड पार्ट की चलो हम लोग रिएक्शन भी देख लेते हैं। इथाइलअमीन है, एसिटाइलेशन है। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से ध्यान दो, एक H, यहाँ से एक H जो होगा ना वो इस Cl के साथ रिमूव हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दो, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से ये एक H जो है ना वो Cl के साथ निकल गया। तो अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो गई, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कम हो गई ना, तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐसे ही जुड़ जाएगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3 ये पूरा ग्रुप नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ गया। इसके साथ एक H लगा ही हुआ था, बस नाइट्रोजन की वैलेंसी फुलफिल हो गई। एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, और ये C डबल बॉन्ड O CH3 वाली वैलेंसी, और इसका एक H जो है वो Cl3 के साथ निकल गया, मतलब Cl के साथ निकल गया। तो क्या बचा? HCl निकल गया। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। अब इसमें कह रहा है आराधना विजिट अ फिजिशियन as she is suffering from rickets and joint pain which fat soluble। भाई जाहिर सी बात है, अगर बोन्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो विटामिन डी की मदद से ही आती है, यानी यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है? विटामिन डी की बात कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है विटामिन डी की उसको क्या करना चाहिए जिससे मेजर प्रॉब्लम या तो हट जाए या फिर इसकी वजह से कॉज क्या है। विटामिन डी डिफिशियंसी इज अ मेजर कॉज ऑफ रिकेट्स, इज अ कंडीशन दैट अफेयर्स बोन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इट ऑल्सो बी लिंक्ड टू जॉइंट्स पेन इन सम केसेस। मतलब जितने भी हमारी बोन्स में, जॉइंट्स में जो पेन होता है, ये सब विटामिन डी की यानी कैल्शियम की कमी की मदद से होता है। इसीलिए कहते हैं धूप में बैठ जाओ। भाई गर्मी की धूप में मत बैठना, वरना सीख जाओगे, वरना उसमें तो रस्टिंग हो या ना हो, बाहर तुम में ज़रूर रस्टिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, सुमेश पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ विनेगर इन मिल्क। भाई इन लोग को पता नहीं क्या रहता है, ये सब फालतू इतने चर्चे करने के। मिल्क है, ठीक है, ये रहा मेरे पास मिल्क, मैंने इसमें क्या किया? विनेगर। अच्छा, विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। अब जैसे नहीं होता, नहीं हम मान लो क्या कहते हैं, दूध में अगर नींबू नहीं छोड़ देते तो उसमें भी क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, दूध फट जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा? दूध फट जाएगा, और दूध फटेगा तो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। तो यहाँ पे भी इस तरह क्या होगा? यहाँ पे ध्यान देते हैं, विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड विच कॉज मिल्क टू कर्डल, यानी कॉगलेट, उसको जमा देगा ड्यू टू आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ केजिन पॉइंट प्रोटीन टू मिल्क बीइंग रीच्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में था हमारे पास सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम लोग को बीटा फ्रक्टोज और बीटा ग्लूकोज हम लोग को मिलेगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है कि रिड्यूसिंग शुगर है? ध्यान रखना है रिड्यूसिंग शुगर होती है क्योंकि रिड्यूस होती है। तो हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोग को ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, और ये सब क्या है? हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अब इसमें कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.50 ग्राम, यानी हमको एक ग्राम दे रखा है, यानी वेट दे रखा हुआ है। बैरियम क्लोराइड यानी BaCl2 दे रखा हुआ है। अच्छा, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में दे रखा है, क्या मैं इसको 1 kg भी कर सकता हूँ? कोई इशू नहीं रहेगा। और वाटर बॉयल्स, ये हमको उसकी टेम्परेचर दे रखा हुआ है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, Kb दे रखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास सब तो दे रखा हुआ है उसमें। चलो वैल्यूज पुटअप करते हैं। हमारा फॉर्मूला यहाँ पे उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन बॉयल यानी टेम्परेचर दे रखा हुआ, यानी यहाँ पे Tb की बात कर रहा है, Tb इक्वल टू IKBm। ठीक है, IKB। अच्छा, हम लोग ने क्या किया? मोलैलिटी को ओपन कर दिया। मोलैलिटी क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। अच्छा, Kg में रखना है, यानी मैं 1000 ग्राम को ही वही चीज रखना है, चाहे तो हम 1 kg भी रख सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो ये रहा मेरे पास पूरा फॉर्मूला। हम लोग ने क्या किया? Kb की वैल्यू हम लोग को 0.52 दिया हुआ था। ठीक है, अब ये 12.50 जो उसका स्मॉल वेट दिया हुआ था, ये बैरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg है, ध्यान रखना। भाई जिसका मास रखते हैं उसी का तो मॉलिक्यूलर मास रखते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg 1000। अच्छा, ग्राम में दिया था तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 kg हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था या आप डायरेक्ट 1 kg रख दो, क्योंकि कट के तो वन ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से सिंपली I की वैल्यू आ गई, हम लोग ने I की वैल्यू रख दिया। अच्छा, ये डेल्टा Tb किसी ने बात नहीं करी, डेल्टा Tb कहाँ से आया होगा? यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमको दे रखा था बॉयल्स एट दिस टेम्परेचर, लेकिन हमको चाहिए था डेल्टा Tb, हमको ये प्योर का दे रखा हुआ था। हमने क्या किया, मतलब वो पूरे सॉल्यूशन का दे रखा हुआ था, उसको हम लोग ने प्योर से माइनस किया, तो हम लोग को इतना मिल गया डेल्टा Tb, यानी उसके बीच का डिफरेंस मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आगे ध्यान देते हैं।
अब बैरियम क्लोराइड है, मान लेते थे अच्छा एक बात बताओ, डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन का फॉर्मूला अगर सिंपली देखा जाए तो क्या होता था, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। आई की वैल्यू हम लोग ने अभी निकाल लिया, ठीक है। आई की वैल्यू हम लोग के पास कितनी आई थी, ये आई थी 2.67, इसमें से हम लोग ने -1 किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.67, ठीक है। अपॉन में N-1, बैरियम क्लोराइड का डिसोसिएशन यानी कितने आयंस में टूट रहा है, ये 1 और 2 यानी 3, यानी 1.67 अपॉन 3 - 1 यानी आ गया 1.67 डिवाइडेड बाय 2। देख लेते हैं क्या यहीं पे भी यही आ रहा है, हाँ ये भी यहाँ पे भी वही आ रहा है 1.67 डिवाइड बाय 2। तो आप लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन का फॉर्मूला भी ऐसे याद कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन में N-1, या फिर अगर एसोसिएशन की बात करें, ये तो डिसोसिएशन, एसोसिएशन की बात करें तो I-1 अपॉन में 1 अपॉन N-1, एक ये फॉर्मूला, बस यहाँ से डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू आती है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको यूनिटरी मेथड दिखाया था कि जिन बच्चों को अगर ये फॉर्मूला ना याद हो तो वो ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H4O, C2H4O, ठीक है, डेट प्रेसिपिटेट व्हेन हीटेड विद फैलिंग सॉल्यूशन। अच्छा फैलिंग सॉल्यूशन से हीट कर रहा है, कुछ ना कुछ ये एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट दे रहा है। इट ऑल्सो अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट, भाई ये तो पूरा ही उसने एल्डिहाइड बोल दिया है। अच्छा 2 कार्बन है तो 1 2 इस तरह, क्योंकि एक ऑक्सीजन 4H, इधर 3H हो जाएंगे और ये और 3, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इथेनल, क्या मैं बोल सकता हूँ इसको, इथेनल बोल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम की बात करेंगे तो इथेनल हो जाएगा, ठीक है, पहला मेरे पास पॉइंट हो गया। दूसरा कह रहा है विच कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड व्हेन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। ध्यान देना, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन बच्चों, NH2 हाइड्राजीन। अगर एक NH2 हटा के मैं OH लगा दूं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से होगा क्या, ये जो इसका H2 है ना, NH2 का जो H2 है ये निकल जाएगा इसके ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन ऐसे ही आके जुड़ जाएगा। देख लो नाइट्रोजन ऐसे ही आके जुड़ गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होनी चाहिए तो इसी डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ आके जुड़ता है और ये ऑक्सीजन। अब जब भी कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में अगर नाइट्रोजन आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्साइम। अच्छा ये ऑक्साइम बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है तो इसीलिए हट जाता है। अब इस पूरे कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं, एसिटाइल ऑक्साइम, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए एसिटाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, कह रहा है What is observed when the compound referred to सब part is heated with ammonical silver nitrate। मतलब कह रहा है उसी इथेनॉल को अगर मैं रिएक्ट कराऊं वापस से क्या कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देते हैं तो इसको हीट कराते हैं। अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है यानी Ag वाली रिएक्शन है तो यहाँ से होता क्या, ये 2Ag में टूट जाता है, ये देखो इस तरह, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है यानी CH3O मतलब CHO है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH यानी इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। चलो आगे ध्यान देते हैं, और खुद सिल्वर क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। देखो +1 में था अब 0 में हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, ये हमको क्या दे रखा हुआ, इथेनॉल। भाई इथेनॉल के PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जाहिर सी बात है हमको क्या मिलना है, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इथाइल क्लोराइड को हम लोग ने KCN के साथ कराया तो फिर एक न्यूक्लियोफाइल हट जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा इथाइल साइनाइड, ठीक है। अब साइनाइड का ध्यान रखना, अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना टर्म, अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मिलता है COOH, ठीक। और अगर साइनाइड का हम रिडक्शन करते हैं LiAlH4 के साथ तो हम लोग को मिलता है यहाँ से अमीन यानी CH2NH2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड को मैं NH3 के साथ ट्रीट करा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोपेनामाइड मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि फिनॉल को हम रिएक्ट करा रहे हैं जिंक डस्ट के साथ, अरे हमको बेंजीन मिलेगा, ठीक है। बेंजीन को जब भी AlCl3 और CH3Cl के साथ ट्रीट कराते हैं तो हम लोग को टॉलिन मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, टॉलिन मिल गया। और अब ध्यान रखना, हम लोग को साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था और हमको टॉलिन का ऑक्सीडेशन करने पे भी हम लोग को क्या मिलता है, टॉलिन का ऑक्सीडेशन करने पे हम लोग को क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड ही मिलता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। चलो अब आगे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है केमिकल टेस्ट इथेनॉल एंड मिथेनॉल, इसका देख लेते हैं।
इथेनॉल एंड इथेनल, इथेनॉल एंड इथेनल का हम लोग ने कहीं देखा था, इससे पहले वाली मतलब जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन था। और प्रोपेन टू ऑल और 2 मिथाइल 2 प्रोपेन टू ऑल। और चलो इन तीनों का देख लेते हैं जल्दी से। 17 के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इथेनॉल, इथेनॉल यानी CH3 CH2OH इथेनॉल। अब इथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट विद आयोडीन, प्रेजेंस ऑफ NaOH विद येलो फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब इथेनॉल गिव्स जो था ना वो हमको क्या दे रहा है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है विद फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, वेयर एज इथेनॉल डज नॉट, इथेनॉल इसके साथ ये रिएक्शन नहीं कर रहा है लेकिन इथेनॉल इसके साथ ये रिएक्शन देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रोपेन टू ऑल और 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अच्छा प्रोपेन टू ऑल यानी CH3 CH और यहाँ पे रहा OH और ये रहा CH3, ये रहा प्रोपेन टू ऑल और 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। इसका मतलब यहाँ पे इस तरह रहा होगा CH3 C, यहाँ पे कार्बन CH3 और यहाँ पे रहेगा OH। ये 3 डिग्री अल्कोहल था, वो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पे जब भी 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग किसकी मदद से करते हैं, ल्यूकास टेस्ट की मदद से करते हैं। तो कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस AlCl3 का हम लोग यूज़ करते हैं। ध्यान रखना 3 डिग्री तुरंत प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देता है और उसके बाद 2 डिग्री थोड़ा सी देर में देता है और प्राइमरी मुश्किल से देता ही नहीं है। मतलब इतना समझ लो प्रेसिपिटेट यानी जैसे दूध फटता है ना, तो समझ लो 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत दूध फटेगा, 2 डिग्री अल्कोहल में थोड़ा देर से और प्राइमरी अल्कोहल में फटेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द रेट, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 डिग्री मतलब 500 केल्विन 700 केल्विन और उसके रेट यानी हमको K दे रखे हुए K1 और K2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक है। या 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2 भी मैं कर सकता हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग को दोनों K की वैल्यू दे रखी हुई थी, दोनों K की वैल्यू रख दी। ये दे रखा हुआ है R की वैल्यू 8.314, हम लोग जाहिर सी बात रखते हैं, और हमको T1 T2 की वैल्यू दे रखी थी वो पुटअप किया और हम लोग को क्या मिल गया, EA मिल गया। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देखोगे आप लोग का भी आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच एमिट अल्फा पार्टिकल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर रेडियो एक्टिव इन 30 आवर्स इज 30 आवर्स। कैलकुलेट द फ्रैक्शन इन परसेंटेज। अच्छा हमको परसेंटेज में भी निकालना है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, कितना बचेगा 90 आवर में। चलो ठीक है, पहले हम लोग डीके कांस्टेंट निकाल लेते हैं। देखो डीके कांस्टेंट हम लोग लैम्डा ले रहे हैं, लैम्डा इसका जो फॉर्मूला होता है डीके कांस्टेंट का सब लोग याद कर लो, लैम्डा इज इक्वल टू Ln2 अपॉन में हाफ लाइफ यानी T हाफ की बात करता है, T हाफ, ठीक है। अब Ln हमारा, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है 2.303 इंटू में log 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3010, जो हमारा सॉल्व करके आता है 0.693 अपॉन में T हाफ। भाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बोला ही था और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही हाफ लाइफ रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, हमारा लैम्डा कितना आ गया 0.0231 आ गया, ठीक है। अब हमसे उसने फ्रैक्शन रिमेनिंग पूछा था, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग का बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे, उसके कोई और वे है नहीं। हमारा टी यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग फ्रैक्शन एट टाइम टी है, और ये एन नॉट क्या है, ये हमारा इनिशियल टाइम की बात करता है, ठीक है। हमसे 90 की बात कर रहा था, 90 मतलब 90 मिनट्स की बात कर रहा था ना, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन कहाँ गया, 90 आवर्स की बात कर रहा है क्योंकि 30 आवर्स में ही पूछ रहा था, हाँ। तो यहाँ पे 90 आवर हम लोग ने वैल्यू रखी, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 1 था, हमने 1 पुटअप किया। ई अभी हम लोग ने लैम्डा की वैल्यू निकाली है और टी हमारा टाइम 90 जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग रख रहे हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है T90 कैलकुलेटेड n आ जाता है हमारा। लेकिन हम लोग इसका परसेंटेज निकालना था तो हम लोग इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये परसेंटेज के फॉर्मूले में आ जाएगा, जो कि परसेंटेज रिमेनिंग की बात कर रहा था आफ्टर T90, ठीक है। सभी को अच्छा समझा है? तो कुछ नहीं था, बस खाली आप लोग को अगर ये फॉर्मूला पता होता तो ये ईजिली सॉल्व हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला ही नहीं, अगर थोड़ा सा दिक्कत थी तो हुई दिक्कत, समझ सकता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, मतलब सेक्शन डी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारे पास 19 बचा है, 20 बचा है और 21 बचा है, और जल्दी से फिनिश कर देते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैव अ स्पेसिफिक स्मेल फॉर्म 2 कंपाउंड बी एंड सी ऑन रिएक्टिंग विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब मेरे पास एक कंपाउंड ए है जो कि एक बी दे रहा है, एक सी दे रहा है, लेकिन कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सारी। देखो एक कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक एल्डोल कंडेंसेशन थी, एक कैनिजारो थी, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में एक ही प्रोडक्ट आ रहा था, कैनिजारो में 2 प्रोडक्ट आते थे, एक एल्कोहल वाला आता था
और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट आता था, है ना, एक रिडक्शन होता था, एक ऑक्सीडेशन होता था। इसका मतलब ए जो है वो मेरे पास एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, और बी जो मिलेगा अल्कोहल, सी जो मिलेगा उसका सॉल्ट मिलेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, और कह रहा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बी, मतलब जो हम लोग को बी मिला है उसका मतलब वो हम लोग को मिल रहा है वापस से ए का ऑक्सीडेशन करने पे, मतलब वो जो हम लोग को मिल रहा है एक ऑक्सीड मतलब बी का हम लोग बी का हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हम लोग को वापस से ए मिल रहा है। इसका मतलब बी हमारा पक्का एल्कोहल है, तभी तो हम लोग उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और हम लोग को ए मिल रहा है। यानी एल्कोहल का हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कराएंगे तो हम लोग को ए यानी एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो ए हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि वहाँ पे C7 कह रहा था तो इसीलिए AR लिया हुआ है। हैज़ अ स्पेसिफिक स्मेल, कैन बी रीजनरेट बाय बी, और ये रहा मेरे पास एल्कोहल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8 एंड फॉर्म्स A ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिएक्शन देख लेते हैं, ये रहा मेरे पास एल्डिहाइड, NaOH के साथ ट्रीट करा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन यहाँ पे NaOH है तो यहाँ पे H ना आ करके यहाँ पे Na आया है, ठीक है। अब उसी का हम लोग रिडक्शन करेंगे तो हम लोग को एल्कोहल मिलता है, तो एल्कोहल मिल गया। अब मेरे पास एल्कोहल है, उसका हम लोग ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कराया तो हम लोग क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया और वाटर निकल गया, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, अब कह रहा था उसके बाद कंपाउंड C, यानी जो सॉल्ट मिला है सोडियम इथेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, अगर सोडा लाइम के साथ यानी NaOH प्लस CaO के साथ अगर ट्रीट करता है तो क्या मिलता है हम लोग को, जाहिर सी बात है ना, हम लोग को मिलता है AR और H यानी एल्कीन ग्रुप, यानी अब यहाँ पे एरोमेटिक है तो बेंजीन ग्रुप मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो इस तरह, ठीक है, कोई भी डाउट है, इसी को मिला के बोलते हैं सोडा लाइम। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन में था बेंजीन अगर CH3Cl के साथ रिएक्ट करा रहा है तो हम लोग को टॉलिन मिलेगा और उसको ऑक्सीडेशन करने पे बेंजोइक एसिड, अभी जस्ट इससे ऊपर देखा था। अब ये मेरे पास क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग को क्या मिलेगा, कीटोन। कैसे, अगर ये बीच में है, मिडिल में है तो कीटोन मिलेगा, अगर साइड में होता तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसको हम लोग NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो इसका H2O लेके भाग जाएगा और N आके वहाँ पे जुड़ जाएगा, ये देखो यहाँ पे N आके वहाँ पे जुड़ गया और OH बन गया। फिर से ये हाइड्रोक्सिल मतलब ये ऑक्साइम जैसा कुछ है कि नहीं है, ऑक्साइम वाला ही तो है ये, है ना। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस COCl3.4NH3। ये है वार्नर्स कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है, वार्नर्स कंपाउंड है। अब ये जो वार्नर कंपाउंड है इसको फर्दर मॉडिफाइड किया गया था और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अरेंज किया गया था। तो पहले ये रहा मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब इस सेंट्रल मेटल एटम को मतलब जो इसकी बॉन्डिंग है पहले कराओ न्यूट्रल एटम के साथ, तो न्यूट्रल एटम कितने, NH3 हैं और कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। फिर जितने बच जाएं उतने क्लोरीन रखो, क्योंकि जाहिर सी बात है या तो मेरे पास 4 वाला होगा या तो 6 वाला होगा। 4 हमने रख दिए, क्लोरीन भी है तो हमने 2 क्लोरीन रख दिए। अब बाहर जितने क्लोरीन बच जाएं उसको बाहर रख दो। ये है हमारा मेन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद हमसे कह रहा है इसका जो प्रेसिपिटेट बन रहा है सिल्वर आयन का, इट फॉर्म प्रेसिपिटेट एट सिल्वर आयन एस AgCl एंड मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। देखो पहले हमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना था, हमने लिख दिया। इसको रिएक्ट करा दें, यहाँ पे ध्यान दो, अगर इसको हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हम लोग को AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है कि नहीं, बहुत आसानी से मिल रहा है यार। IUPAC नेम बाई टेट्राअमीन, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, टेट्राअमीन क्लोराइडो और फिर कोबाल्ट। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी, अंदर कितना है -2, बाहर कितना है -1, यानी कितना हो जाएगा +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3, ठीक है। तो डाइक्लोरो, अच्छा 2 क्लोरो है ना, तो डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, अब इसका ज्योमेट्रिकल बनाना है। पहले न्यूट्रल के साथ इसके बॉन्ड बना दो, इस तरह इस तरह इस तरह, फिर बचे हुए क्लोरीन के साथ इसके बॉन्ड बना दो इस तरह, बस। अब आगे ध्यान देते हैं। अब हमसे और क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अब केमिकल टेस्ट हम लोग को बताना है, CONH3Cl, बाहर क्या है SO4। अच्छा बाहर SO4 है, अगर मैं इसका BaCl2 के साथ इसका रिएक्शन करा देता हूँ तो मुझे BaSO4 का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट। यहाँ पे क्या है
Cl है, अगर मैं इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करा देता हूँ तो मुझे किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgCl का। इसका मतलब आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो शो कर रहा है, और दोनों में प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एक में BaSO4 का, एक में AgCl का। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो, अब एक बार मैंने इसको AgNO3 मतलब AgNO3 के साथ ट्रीट कराया तो AgCl का मिला, फिर एक बार BaCl2 के साथ कराया तो BaSO4 का मिल गया। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, अब की बारी है, इसने हमें सेल दे रखा हुआ। देखो इतने बड़े बड़े सेल देख के घबराया नहीं करो, ये सब बकवास सी चीज़ है, इतना ज़्यादा वो हैवियर कर देते हैं कि थोड़ा सा बच्चा डर जाता है। आपको सिर्फ इसको ध्यान रखना होता है। पहले क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, ये कॉपर, देखो सबसे पहला वाला जो बीकर होता है ना, वो होता है एनोड का। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये वाला कौन सा होता है, कैथोड का, और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब कॉपर, यहाँ से देखो, यहाँ दोनों जगह रिडक्शन हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं माइनस साइन का कर देता हूँ, यानी माइनस का 0.337 प्लस 0.799। मैंने क्या किया, ये दोनों मुझे रिडक्शन दे रखे थे, मैंने इसका साइन पलट दिया, मैंने कर दिया माइनस का। क्या करते हैं, एनोड प्लस कैथोड करते हैं ना, तो एनोड प्लस कैथोड किया, बस खाली मैंने उसका साइन चेंज कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा। देखो पहले मैंने सेल रिएक्शन लिखी, अब की मैंने यहाँ पे देखो सही लिखा है, और फिर ये लिखा हुआ है, फिर मैंने इसका एनोड निकाला, मतलब ई नॉट सेल निकाला, ईएमएफ निकाला, तो मुझे इतना मिल गया। अब इसका हमको क्या कह रहा है, इसका फाइंड करने कह रहा है स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल, यानी ई सेल हमसे वापस पूछ रहा है, ठीक है। ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ई नॉट सेल माइनस का 0.0, नॉर्मलिस्ट इक्वेशन है, ध्यान रखना। इसका कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, हमने पुटअप कर दिया। ई नॉट सेल, यहाँ पे ध्यान दो, एट इक्विलिब्रियम तो नहीं कह रहा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। जब भी 25 डिग्री सेल्सियस पे कहेगा, इसका मतलब वो एट इक्विलिब्रियम पे कह रहा है, और जो मेरा ई नॉट सेल है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, और जो हम लोग ने निकाला था वो ई सेल हम लोग ने निकाल लिया था यहाँ पे इस तरह, ठीक है। हमको दे भी रखा हुआ होगा ई सेल इन्होंने, क्योंकि वो हमने ई नॉट सेल निकाला था। हाँ ये देखो ई सेल हमको दे रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, तो यहाँ से Ag प्लस का कंसंट्रेशन हमको नहीं दिया था, हमको इसी का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, हम लोग ने Ag प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड कर लिया, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में कह रहा है डेल्टा जी। अरे ई नॉट सेल तो हम लोग ने फाइंड किया था ना, हम लोग ने फाइंड किया ना, सबकी वैल्यूज पुटअप करी, हम लोग ने इजिली डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसके बी पार्ट में, अच्छा देखो Ba2 प्लस दिया हुआ है और Cl माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, Al3 प्लस दिया है, SO4 का, यानी एक बार BaCl2 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो Ba2 प्लस 2Cl माइनस हम लोग को मिलेगा, तो दोनों की वैल्यूज हम लोग रख के ऐड कर देंगे, हम लोग को BaCl2 मिल जाएगा। ऐसे ही Al2SO4 है ना, तो कैसे बनेगा, Al3 प्लस कितने हैं, 2Al है, तो 2Al प्लस 3SO4 है, तो 3SO4 2 माइनस है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 189, और प्लस ऐसे ही 3 इंटू इसको इंटू कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों का हमें क्या मिल जाएगा, BaCl2 यानी मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगी, इस तरह, ठीक है। सभी को अच्छे समझ आए। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके और पार्ट पे आ गए, इसमें हमसे कह रहा है इसका सेकंड पार्ट, NH4 सॉल्यूशन दे रखा हुआ है, इतना ओम्स दे रखा है, इतनी कंडक्टिविटी, और सेल कांस्टेंट हमको दे रखा हुआ है, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टेंस दे रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी हमसे क्या पूछ रहा है, कंडक्टिविटी यानी कप्पा पूछ रहा है, क्या होता है 1/r इंटू L/A। देखो हमको रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है, हाँ हमको देखो रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है, तो यानी 30.8 इंटू में सेल कांस्टेंट दे रखा हुआ है, हाँ 0.343, यानी यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, काप्पा, यानी ये मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर काप्पा मिल गया है तो क्या मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, काप्पा इंटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी। देखो कंसंट्रेशन हमको दिया होगा, कंसंट्रेशन देखो हमको दिया हुआ है 0.05 n, तो 0.05 n ऊपर जो हमको यहाँ से काप्पा मिलेगा और इंटू में 1000 रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलार कंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इजी था। अब निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन ऊपर वाले से और इनफाइनाइट डिल्यूशन वाली हमको दी हुई है, तो यहाँ से तीनों क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और चलो जल्दी से देख लेते हैं, ये देखो इस तरह 1/30, अच्छा ये 1 अपॉन में था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो 1/30.8
इस तरह वैल्यू सॉल्व करके आए कप्पा, कैप्पा की वैल्यू यहाँ पे रखी तो हम लोग को क्या मिल गया, मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी को हम लोग ने एट एनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखा तो हम लोग को क्या मिल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसको अगर हम परसेंटेज में देख ले तो 47.2%। सभी को अच्छा समझा है। तो यहाँ तक हम लोग ने पूरा पेपर सॉल्व किया है क्लास 12 ISC का। अब ये लेकिन ये 2024 बोर्ड पेपर है तो ध्यान रखना। अब आप लोगों का काम इतना है, इसको 2025 वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब आप लोगों का काम इतना है, इसको अच्छे से लगाना, इसके एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना, और अगर कोई भी डाउट होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोग की डेफिनेटली हेल्प करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।